अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सवाल पता है क्या होता है? क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्या मेरा बच्चा कभी नॉर्मल बच्चों के साथ खेल सकेगा? क्या मेरा बच्चा कभी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जा सकेगा? ये सारे सवाल हम माँओं को बहुत परेशान करते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल कब भेज सकते हैं? और स्कूल बच्चे की थेरेपी स्टार्ट होने से लेकर उसके स्कूल जाने तक का सफ़र कैसा है? और उसके बीच में क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं, उस सफ़र के बीच में आपको कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और ना सिर्फ़ इसमें आपका इंतज़ार शामिल है बल्कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस और रिग्रेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। कभी-कभार सब चीज़ें ठीक होते हुए भी हर चीज़ सही जा रही होती है, सही सिम्त में जा रही होती है, मगर आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही होती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये सब चीज़ें मैंने भी महसूस करी हैं, मुझे भी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है और आज मैं अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वो तमाम तर बातें आप लोगों से करूँ, जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो आपके सामने रखूँ। और क्योंकि देखिए मैं कराची में रहती हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे अभी फ़िलहाल इधर का ही एक्सपीरियंस है, तो मैं यहीं की बात करूँगी। तो जो मेरे शहर में मुझे जो आसानियाँ और जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, मैं उसके बारे में आज बात करूँगी। नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चा, जो कि ना ही रिस्पॉन्ड करता है, ना ही अपनी हंगर, अपनी नीड का उसको एहसास होता है, ना ही वो अपनी टॉयलेट नीड्स के बारे में कुछ कह सकता है, बता सकता है, वो अपना पेन तक नहीं बयान कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका बिहेवियर ये है कि उसको पर्टिकुलर मोशन में मूव करती हुई चीज़ उसको पसंद है। वो नेम रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसको शायद ये भी नहीं पता कि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं, उसकी फ़ैमिली कौन है। मैं उसको 1 सेकंड के लिए भी बाहर ऐसे खुला नहीं छोड़ सकती। पहले तो मैं ये बात करूँगी कि मैं पिछले ढाई साल से अपने बच्चे के लिए स्कूल देख रही थी कि मैं, क्योंकि मुझे किसी भी इंक्लूसिव स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजना था। क्योंकि मेरे बच्चे की बहुत सारी बातें बहुत ही बेहतर थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर उसको था, उसके अंदर सेंसरी इश्यूज़ थे, उसको सेंसरी ट्रिगर होती थी। अ, तब भी कुछ चीज़ें उसकी ऐसी थी जो कि बहुत बेहतर थी, उसका आईक्यू लेवल बहुत बेहतर था। तो मैंने, उसके डॉक्टर ने और उसके थेरेपिस्ट ने, हम सब ने मिलकर बैठकर ये चीज़ एक दूसरे से डिस्कस की। पहले मैंने उसके थेरेपिस्ट से पूछा, फिर मैं उसके डॉक्टर के पास गई, हमने बात करी और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम इस बच्चे को इस लेवल के ऊपर लेकर आएँ कि हम उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में भेज सकें तो व्हाई नॉट। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हमारे शहर का मेन स्ट्रीम स्कूलिंग सिस्टम अभी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए रेडी है या नहीं है, क्योंकि इन ढाई सालों में मैंने ठीक ठाक स्कूल देखे हैं और ठीक ठाक मैनेजमेंट से बात की है और हत्तुल इम्कान मैंने कोशिश करी है कि मेरा बच्चा किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में उसके लिए कहीं छोटी सी जगह बन जाए, चाहे तो वो किसी रिसोर्स टीचर के साथ ही बन जाए। रिसोर्स टीचर किसे कहते हैं मैं आपको बताती चलूँ। रिसोर्स टीचर को शैडो टीचर भी कहा जाता है। वो आपके बच्चे को आपके स्कूल के टाइमिंग के दौरान में उन डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर हेल्प करती है जहाँ पर बच्चा पूरा नहीं उतर रहा होता। जैसे कि अब क्लास में एक टीचर है, अगर वो क्लास को लेके चल रही हैं, बता रही हैं और एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है, जिसको स्पेशल नीड्स है थोड़ी बहुत, लेकिन वो उसमें सिटिंग टॉलरेंस है और वो अपने सराउंडिंग्स से बाखबर है। तो फिर ऐसे सूरत में क्या होता है कि एक शैडो टीचर या एक रिसोर्स टीचर को हायर कर लिया जाता है, एक पेरोल पे रखा जाता है, जो कि उस बच्चे को तब हेल्प करती हैं जब उसको नीड होती है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि रिसोर्स टीचर या शैडो टीचर का मतलब आया हरगिज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसोर्स टीचर और शैडो टीचर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके बच्चे को एक नैनी की तरह ट्रीट करेगी या वो एक केयर टेकर की तरह उनके बच्चे को ट्रीट करेगी। तो देखें जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कंप्लीटली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो आप उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट करें और आप उसके ऊपर फिर सख्ती भी करें और उसको अपने हिसाब से चलाएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम करे, तो आप अपने बच्चे की अगर शैडो टीचर रखते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि तुम उसको जब भी हेल्प करोगे जब उसको नीड होगी। अगर बच्चे को अपनी बैग से फॉर एन एग्ज़ाम्पल नोटबुक निकाल कर टेबल पे रखना है, तो मेक श्योर कि आपका बच्चा वो काम खुद करे। बहुत सारे बच्चों को बुक खोलने में डिफ़िकल्टी होती है, पेपर्स को टर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है, मेरे बच्चे को भी होती है, लेकिन हम उसको एक रूम देते हैं। मैंने
خود سے اس کے ساتھ تھوڑی بہت میں کہوں گی کہ سختیاں تو شاید غلط ورڈ ہوگا، لیکن تھوڑا بہت میں نے اس کو پش کیا ہے کہ وہ خود سے کرے۔ حالانکہ جب میں وہاں موجود ہوں تو میں اس کی ہیلپ کر سکتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، لیکن آپ تب سوچیں جب آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ کا بچہ تب کیا کرے گا؟ ہم سب مائیں بہت دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا میرے بچے سے یہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ کر لیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو پکا کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ڈفرینس وہیں سے آئے گا، چینج وہیں سے آئے گا۔ ایک دفعہ نہیں کرے گا بچہ، دوسری دفعہ نہیں کرے گا، تیسری دفعہ نہیں کرے گا، چوتھی دفعہ تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو پلیز آپ اس کو، اگر آپ کو اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، اس کو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کروانا ہے، تو آپ اپنے بچے کے لیے جو بھی شیڈو ٹیچر رکھ رہی ہیں، کوشش کریں کہ اس کو صرف اتنا ہی وہ کام کرے جب اس کی نیڈ ہو۔ اگر بچہ کلاس میں آواز نکال رہا ہے یا ان اپروپریٹ اس کا تھوڑا سا بیہیویئر ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا، تو کوئی سینسری تنگ کر رہی ہے، کوئی لائٹ، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بچوں کو ایکسٹرا لائٹ پریشان کر رہی ہوتی ہے، یا کبھی کبھار اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ میوزک شو ہو رہا ہوتا ہے یا میوزک کلاس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بچے کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، تو میک شور اس ٹائمنگ میں آپ اپنی جو ریسورس ٹیچر ہے اس کو بولیں کہ جی آپ میرے بچے کو روم میں بٹھائیں، اس کو ریلیکسنگ مساج دے دیں، اس کو بٹھا کے کسی اور چیز میں انوالو کر دیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیں جس سے وہ ریلیکس ہو جائے، کیونکہ کئی دفعہ میوزک بچوں کو تنگ کرتا ہے۔ میرے بچے کو حالانکہ میوزک تنگ نہیں کرتا، لیکن میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی تھی کہ جب وہ اسکول گیا اور وہ جب ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوا نا، تو اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، اس نے پریشان ہونا شروع کر دیا، اس نے کلاس سے باہر بھی جانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پہلی بار اسکول کے انوائرمنٹ میں گیا تھا، اس کو ان سب چیزوں کی عادت نہیں تھی کہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کلاس میں ڈفرینٹ بہت سارے بچے باتیں بھی کر رہے ہیں، ٹوائز کی آواز بھی ہے، باہر سے میوزک کی آواز بھی آ رہی ہے، شور بھی ہو رہا ہے۔ تو کبھی کبھار آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کو یہ والے پرابلمس نہیں ہوتے، لیکن جب وہ ایک نارمل انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کو یہ ساری ہرڈلز آتی ہیں، اس کو یہ ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔